स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक वीकेंड के बाद में मिलना ऐसे लगता है जाने कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। एक इस तरह का भाव पैदा होता है कि पता नहीं कितने दिनों बाद सर से फिर से मुलाकात हो रही है। मैं भी वैसी ही फीलिंग आप लोगों के साथ रखता हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 दिन नहीं मिले, सैटरडे संडे, तो ऐसा लगता है पता नहीं यार क्या छूट गया, कितना कुछ बच गया। खैर, फिर से हम लोग हाजिर हैं। और जैसा आप सभी को ज्ञात है कि अपन लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बहुत सारी चीज़ों में मैंने आपको पठार पढ़ाए थे, पठार के साथ साथ पहाड़ पढ़ाए, अरावली पढ़ाया, अरावली के साथ विंध्या पढ़ाया, सतपुड़ा पढ़ाया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें याद भी किया और रिकॉग्नाइज भी किया। जैसा आप सभी को मैंने कहा था कि आप घर जाकर के बहुत अच्छे से पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट क्या है, ये सब पढ़ के आएंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा। फिर भी हम लोग अब आपको लाइन टू लाइन यहां पर सारी बातें पढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए, एक चीज यहां पर बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि आपको यहां पर बहुत कुछ याद करने का कंटेंट है। बहुत कुछ याद करने का कंटेंट है से क्या मतलब है भाई? अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसको समझाया नहीं जा सकता। ये फैक्चुअल डेटा चीजें हैं। मैं ये बता सकता हूं कि कौन सी चीज कहां है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि सबसे ऊंची चोटी को याद कैसे करना है। वो आपको करना है। अब उसकी ट्रिक आपको जो दिमाग में आती है अपने हिसाब से बना लो। चाहे किसी छोटे बच्चे का नाम रख लो, चाहे किसी जानने वाले की पहचान रख लो, कुछ भी करके आपको वो याद करना होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो पहाड़ियां हैं, ये मैंने आप लोगों को याद करने की कहा था। मैंने आपसे कहा था कि इन्हें प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में आप ध्यान रख पाएं। साथ में मैंने आपको कुछ घाट भी बताए थे जो आपको याद करने थे। साथ में फिर पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपसे बात की थी। पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मैंने आपसे कहा था पढ़ के आएंगे, और फिर हम इनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी। उसके बाद हम लोग आइलैंड पर चलेंगे। तो देखते हैं आप में से कितने लोग क्या क्या याद करके आए हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ सही से याद करके आए होंगे। और मैं कमेंट बॉक्स इसी वाले सामने वाले लैपटॉप पर खोल लेता हूं, है ना। हाँ जी, संकल्प स्पष्ट है। हाँ भाई, सभी को सुनाई दिखाई पड़ रहा है अभी? संभवतया शोइंग इन ऐप मैंने ऑप्शन डाल दिया है। अगर मैं आप सबसे पूछना शुरू करूं तो 1 मिनट। चलिए शुरू करें। ऑलरेडी सब लोग तैयार हैं? हाँ जी, तो मैं यहां से स्क्रीन पे से गायब कर देता हूं इसे, ताकि आप सब लोग देखने की स्थिति में ना रहें। और मैं अब आपसे क्वेश्चन आंसर पूछता चल रहा हूं। तो सभी साथीगण प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएं। और मैं मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को खोल लेता हूं 1 मिनट के लिए। इस लैपटॉप पर यार मुझे ऑपरेट करना महाभारत लगता है। इसमें तो कमेंट बॉक्स दिख ही नहीं रहा। तो ज्योति करिश्मा, ज्योति लिख रही है सर हमें पीडीएफ पूरा नहीं मिला था। अच्छा, पूरा नहीं मिला था, ये कैसे हो सकता है यार? मैंने तो कंटेंट डाल दिया था पूरा। है
थोड़ा आगे तक डाला करें तो हम पढ़ करके आ सकें। हमारे गुरुजन, हमारे कमेंट सेंड नहीं हो रहा है। अंकित सर का लाडला बेटा, आपका कमेंट दिख रहा है मुझे और मैं कमेंट देख करके ही बात कर रहा हूं। अच्छा, वहीं तक डाला था, ओके। ओहो, तो फिर तो ये चोट हो गई आप लोगों के साथ। शुभम, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेटा ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं, आप देखिए तो सही। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, नहीं मिला था तो फिर पूछने का लॉजिक क्या रह जाएगा। चलिए तो आज पढ़ लेते हैं, बाद में कल याद करके आइएगा, कल पूछ लेंगे, है ना। कोई बात नहीं बेटा, चलो तो अभी पढ़ लो, फिर शुरू करते हैं। आ जाओ। तो पश्चिमी घाट की बात कर लें। पश्चिमी घाट कहां है, तो मैं एक बार के लिए मैप पर आपको रिकॉग्नाइज करा दूं। देखो मेरे प्यारे साथियों, हम सबने जितना भी प्रकार से अभी तक मतलब इंडिया को देखा, उसमें भारत के मैप को समझने का हमने एक तरीका जाना। क्या तरीका जाना कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार से डिस्कस किया जाता है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। तो ये जो भारत हमें दिख रहा है, ये रहा, इसका ये वाला जो हिस्सा है जो कि वेस्ट की तरफ है, इस हिस्से को ही वेस्टर्न घाट कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट क्या है असल में, भारत के पश्चिमी तट की तरफ स्थित जो क्षेत्र है वही वेस्टर्न घाट के नाम से जाना गया है। सिमिलरली भारत के पूर्वी किनारे की तरफ जो हिस्सा है उसे पूर्वी घाट नाम दिया गया है। अब आप पूछेंगे सर क्या यहां पर वाकई में पर्वत हैं क्या? बिल्कुल हैं, और उन पर्वतों में बकायदा चोटियां भी हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। इन जनरल जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमें फीलिंग ये आती है कि हिमालय सबसे ऊंची जगह हो गई। हमारी पर्सनल फीलिंग क्या आती है कि भाई साहब हिमालय जो है वो सबसे ऊंची जगह हो गई, और हिमालय अगर सबसे ऊंची जगह है तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत की तरफ अगर आप चलेंगे तो वो ढलान युक्त क्षेत्र होगा नीचे की तरफ, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हिमालय से नदियां जो निकलती हैं वो दक्षिण की तरफ ही तो गिरती हैं। भाई इधर की तरफ गंगा यमुना सब इधर की तरफ गिर रही हैं, तो हमें लगता है हमारी तरफ ढलान है और दक्षिण की तरफ तो समुंदर है, तो एक बार जाकर के धड़ाम से वहीं जाकर गिरती होंगी, ऐसी पर्सनल फीलिंग आती होगी। मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी को एक जबरदस्त बात, और जबरदस्त बात क्या है कि जो पहाड़ियां है ना, ये दक्षिण की तरफ जाते हुए घटती नहीं है, हाइट में ऊंची होती जाती हैं। यानी वेस्टर्न घाट को जब आप यूं देखते हैं तो ये दक्षिण की तरफ पहुंच करके तुलनात्मक रूप से बहुत ऊंचा हो जाता है। कहां से? उत्तर की तुलना में। तो दक्षिण में इसकी हाइट बहुत होती है, इसीलिए जो चोटियां आपको दिखाई जाती हैं तो उनमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामलाई हिल, आप अंदाजा लगा दो पीछे की तरफ, यानी दक्षिण भारत की तरफ जाकर मिलती है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई हिमालय के अंदर एक पहाड़ी, फिर उसके बाद एक घाटी, फिर एक पहाड़ी, फिर एक घाटी, फिर एक पहाड़ी, फिर एक घाटी, ऐसे ही इनके केस में क्या होता है, इनके केस में जो ये कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला है ना, इस पर्वत श्रृंखला में कई जगह बीच बीच में ऐसे स्थान हैं जो कि एक जगह को दूसरी जगह से कांटेक्ट देते हैं। इसका मतलब क्या निकला, जो हिमालय, ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये बीच बीच में से, जैसे यहां से यहां से यहां से यहां से कोई 4 स्थान पकड़ लीजिए, वहां पर डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू का मतलब हुआ जितना ऊंचा और जगह से है वहां से उतना ऊंचा नहीं है। ऐसे स्थानों को आप लोग घाट के नाम से, या फिर ऐसे स्थानों को आप लोग पास के नाम से जानते हैं। इनमें से 4 बड़े पास, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सैनकोटा घाट, परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं। और तो और इन पासेस की वजह से, क्योंकि जहां जहां पर ये पासेस स्थित हैं, जैसे आप इधर देखिए, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो थालघाट गैप है, मुंबई से नासिक अगर आपको जाना है तो जहां पर वेस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू होता है उस जगह का नाम है थालघाट, वहां से ही सड़क पार की गई है। तो आप सोच लीजिए कि सड़कों को भी पहाड़ियों को काट के ना निकालना पड़े, तो पहाड़ियां जहां से डिसकंटिन्यू हो रही हैं वहीं पर हाईवे डाल दिया, और उसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 3 है। हालांकि नेशनल हाईवेज की अब नई मार्किंग आ चुकी है इस वजह से। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही साथियों आप मुंबई पुणे हाईवे को देखें, इधर देखिए, ये आपको भोरघाट दिखाई पड़ रहा है। तो मुंबई से अगर किसी को नासिक जाना हो तो वो थालघाट से होकर निकलता है। ऐसे ही ये रहा रूट, अगर किसी को मुंबई से पुणे आना हो तो वो भोरघाट से होकर निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, ना जाने कितनी परीक्षाओं में ये वाला पेज मल्टीपल टाइम पूछा गया है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि इस पेज की इतनी अहमियत है। अगर आपको मेरी बात पर थोड़ा भी यकीन ना हो तो कृपया करके कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लो, आप स्वतः समझ जाएंगे कि ये कितना ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूं। एक मिनट, हाँ, अच्छा, तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज क्या है, अगर किसी को कोची से कोयंबटूर जाना है, अब इधर आइए, तो कोची से कोयंबटूर के लिए अगर हम बात करें तो आप थोड़ा नीचे आइए, यहां पर आपको दिखाई पड़ता है पालघाट और सैनकोटा घाट। आप इधर देखिए, तो आप अगर कोची से कोयंबटूर जा रहे हैं तो पालघाट गैम होकर निकलते हैं। ये रहा कोची, आप यहां से पालघाट को पकड़ करके कोयंबटूर का रास्ता इधर से केरल से होकर के निकालते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि आपके लिए यह जगह बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद थोड़ा और आगे सुनिएगा। अब बात करते हैं हम सैनकोटा घाट की। ऐसे ही आप इधर देखिएगा, अगर किसी को तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो देखिए ये रहा तिरुवनंतपुरम और यहां पर तमिलनाडु के अंदर आ गया मदुरई। तो इनके बीच में जहां से जाना है तो आपको जिस घाट से होकर निकलना है वो सैनकोटा घाट हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए सैनकोटा घाट, पालघाट, ऐसे ही भोरघाट और थालघाट। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षाओं में ये उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करते हुए कई बार पूछ लिया गया। कई बार पेपर में यह पूछ लिया गया कि बताइए ये मुंबई नासिक हाईवे कौन से घाट से या कौन से पास से होकर निकलता है। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। परीक्षाओं में यह पूछा गया है कोची से कोयंबटूर से होकर कौन सा रूट निकलता है। ये सब चीजें परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे साथियों पूछी जा चुकी हैं। तो ये जो पेज आपको दिख रहा है, समझ लो आपको इसे रटना है। हाँ भाई, आकाश नेहरा पूछ रहे हैं कि सर पास में और घाट में क्या अंतर होता है? दोनों बातें एक ही हैं। दोनों बातें एक ही हैं। पास कह लो, दर्रा कह लो, घाट कह लो, ला कह लो, ये सब एक ही चीज है ना। हिमालयन क्षेत्र में इसी को ही मतलब ला, नीतिला, मानचाला, ये सब ला शब्द से, दर्रा शब्द से व्यक्त किए गए हैं। हिमालयन क्षेत्रों में यहां पर घाट के नाम से और पास के नाम से व्यक्त किए गए। सबका अर्थ एक ही है कि पहाड़ों के अंदर बने हुए रास्ते। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट से जो बड़े सवाल आते हैं उनमें से ये एक है। तो हमने उल्टा शुरू किया है कि वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी विशेषता क्या देखी हमने? उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आते हैं तो ये ऊंचे होते चले जाते हैं। नंबर एक, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इनके बीच में रास्ते निकले हुए हैं, पासेस निकले हुए हैं। पासेस को आपने याद कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इस पूरे की पूरे वेस्टर्न घाट को कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ा जाता। कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ा जाता का क्या मतलब है भाई? हमने आपको बताया था कि ऊपर से नदियों को अगर आप देखें तो नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा के बीच बह रही थी। सतपुड़ा के दक्षिण से तापी नदी बह रही थी। तो अब हुआ ये कि सतपुड़ा तक तो आपने पढ़ लिया था। सतपुड़ा की जो तापी नदी है वहां से लेकर कन्याकुमारी एकदम नीचे तक, आपको याद होगा हमने जब वेस्टर्न घाट के नाम पर आपको वेस्टर्न प्लेन्स पढ़ाए थे तो बताया था कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट स्थित हैं। ऐसे ही कन्याकुमारी तक, तापी से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला है। जैसे मैंने अरावली के बारे में बताया था कि ये 692 किलोमीटर लंबी है, ऐसे ही ये पहाड़ी 1600 किलोमीटर लंबी है। जैसे हमने हिमालय के बारे में बताया था कि इसके अंदर ऊंचाइयों के हिसाब से हिमालय बटा हुआ है,
ऐसे ही जैसे 4500 से ऊपर का जो हिमालय है उसे मेन हिमालय कहा गया, ऐसे ही वेस्टर्न घाट की जो कुल ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 1200 मीटर के आसपास है। जिस प्रकार से हिमालय को हिमाद्री कहा गया क्योंकि हिम उपस्थित है, ऐसे ही इन्हें सहयाद्री कहा गया है। पर्वतों के पर्यायवाची हैं, ये सिनोनिम्स हैं। अभी जब हमारी फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो रही है ना आरएएस वाली, उनमें हिंदी इंग्लिश में रेगुलर चलने लगेंगी, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, यह एक खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, कैसे कि साहब यहां पर आपने पहले फोल्ड माउंटेन बताया और एक जगह ब्लॉक माउंटेन, इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने आपसे कहा फोल्ड माउंटेन तो टक्कर से बने हुए माउंटेन्स हैं। अरावली एक फोल्ड माउंटेन है, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, और जो फॉल्ट माउंटेन्स हैं, ब्रंच माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, उनके बारे में कहा गया है कि इनका मतलब अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार में तो संभव नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि जब धरती का निर्माण हो रहा था तो धरती में प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां जो हमने पढ़ी, पेंजिया, पेंथालासा जैसी घटनाएं हमने पढ़ी, तो हुआ ये कि जब अलग अलग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के आधार पर बन रहे थे, तो जो इंडिया वाला मतलब जो हिस्सा था गोंडवाना लैंड वाला, जब ये टूट करके अफ्रीकन प्लेट से इधर आ रहा था तो इसका एक हिस्सा ऊंचा रखा रह गया। वो जो ऊंचा रखा हुआ हिस्सा है वो हिमालय, ये अरावली पर्वत के रूप से, ये सॉरी अपने वेस्टर्न घाट के नाम से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, पूर्वी ढाल इसकी मंद है, पश्चिम की तरफ ये टेढ़ा है। अब आप में से कई लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, सर ने ये क्या बता दिया। मैं हालांकि उस वीडियो को चलाकर दिखाऊं तो एक बार के लिए थोड़ा सा समय मुझे इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। चलिए तो थोड़ा सा इंटरनेट का यूज कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, पेंजिया एंड पेंथालासा। हालांकि ये प्लानिंग का पार्ट होता तो मैं डाल के ले आता, पर मेरा तो दिमाग क्या ऑन द स्पॉट ज्यादा चल रहा होता है। अरे यार इंटरनेट कनेक्ट नहीं है गुरु इसमें यार, इंटरनेट कनेक्ट ना हो पाने के कारण असुविधा हुई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। पासवर्ड याद रखना मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर मुझे याद रह जाता है अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो फिर अपना नुकसान हो जाएगा। कुछ तो डाला है मैंने, हाँ आ गया। तो पेंजिया पेंथालासा का मैं आपको एक बार जिफ इमेज दिखा देता हूं। देखिए एक बार के लिए आप इसे देखें, अगर चलता है तो देखो बेटा, आप इसको धीरे धीरे नोटिस करो। ये पहले सारे की सारे एक साथ जुड़े हुए थे। देखो अफ्रीका से निकलकर साइड में वो चला गया। अब देखो ये अफ्रीका से एक हिस्सा टूट करके निकला हुआ है, यही जाके इंडिया बनेगा। देखो नोटिस करना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये जा रहा, ये ऊपर जा रहा। समझ गए? देखो पहले सब एक साथ थे, पेंजिया नामक नाम से सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। क्लियर है? देखो ये वाला जो हिस्सा है ना जो अफ्रीका से टूट के निकला है, देखो ये वाला जो हिस्सा बचा रह गया, ये तो मेडागास्कर वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा देखो ऊपर उठते हुए जा रहा है और ये हिमालय बनने गया। समझ गए? तो ये जो हिस्सा टूट करके निकला ना मेडागास्कर वाले क्षेत्र से, जो टूटकर हिस्सा निकला जिसे आपने बाद में गोंडवाना लैंड के नाम से जाना, असल में यही हिस्सा जो टूटकर निकला तो इसका एक हिस्सा ऊपर उठा रह गया जो वेस्टर्न घाट के रूप में जाना गया। ठीक है, और दिखाऊं, ये देख लो। चलो देखो ये इस प्रकार से अर्थ का विघटन हुआ था। ये देखो ये पूरा एक साथ था, ये निकला टूट करके इसमें से इंडिया बाहर हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर बाकी तो मेरी बातों पे यकीन करना ही आपके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सारी बात बता दी। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा इस पर्वत पर भारी वर्षा होती है, ये कई बार मैं बता चुका हूं। इसी वजह से यहां पर ट्रॉपिकल सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ट्रॉपिकल का मतलब अर्थ को हमने बांटा हुआ है। बांटा हुआ कैसे है? हमने कहा हुआ है इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जो विद्यार्थी नए हैं मैं बता दूं, पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पर डाला हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर के बीच का जो भाग है उसे हम ट्रॉपिकल के नाम से जाना जाता है ना, ट्रॉपिकल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल की विशेषता क्या होती है? यहां सनलाइट पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। अब जब सनलाइट पर्याप्त मात्रा में जिस क्षेत्र में पहुंच रही होगी उसकी विशेषताएं क्या होंगी?
उसकी सबसे पहली विशेषता तो यही होगी कि सर सनलाइट आ रही है, इसका मतलब यहां पर प्रॉपर तरीके से वो वनस्पतियां उगेंगी जिन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी या फिर सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। सूरज प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो इसका मतलब यह माना गया कि फोटोसिंथेसिस जहां पर अच्छे से होगा वो क्षेत्र वनस्पति यहां पर डेवलप होगी। ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति में ट्रॉपिकल और एवरग्रीन क्यों? क्योंकि साहब यहां पर प्रॉपर बारिश आती है। तो यहां पर जब प्रॉपर बारिश आती है तो यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब देखो बारिश आती है, बारिश आएगी तो पेड़ पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत घने हो जाएंगे, बहुत गहरे डेंस फॉरेस्ट बनेंगे। जब बहुत डेंस फॉरेस्ट बनेंगे तो फॉरेस्ट में पेड़ पौधे डेवलप हुए तो उनको खाने के लिए जीव जंतु पनपेंगे, बहुत सारे तरीके के जीव जंतु पनपेंगे। तो यहां पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत तरह के जीव पनप गए, हाथी भी पनप गए। जैसे अभी एक ऑस्कर मिला है, अगर आपको याद हो तो वेस्टर्न घाट की ही पहाड़ियों पर एक ऑस्कर की कहानी की शूटिंग हुई थी। बताइए, अभी हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार मिला है भारत की एक शॉर्ट फिल्म को, जो कि दक्षिण भारत में ही शूट की गई थी एक हाथी के ऊपर। बताइए जरा उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपका। आदरणीय गुरुजी, आपसे अनुरोध है कि ऐप इंग्लिश में पढ़ाइए, कोई की ऐप का इंग्लिश अच्छा है। बेटा समझ नहीं आया आपने क्या बोला है। पुरानी वीडियो शो नहीं हो रही है, वजह से देख नहीं पा रहे हैं। संगीता, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुको। पुरानी वीडियो ये जो आपने बताई ना, 1 सेकंड रुकिए, अभी इसको रेटिफाई कर देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, ये तो फिर सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, बोल दिया मैंने, है ना? ठीक है, अभी जवाब भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ जी, नोमैड एलिफेंट के नाम से, है ना? एक बात करें, मैंने नहीं देखा सर, एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, अच्छा तो यहां पर क्यों? क्योंकि हाथी जैसे जीव पाए जा रहे हैं। हाथी को क्या चाहिए? बहुत सारा खाना। बहुत सारा खाना कहां मिलेगा? जहां बहुत अच्छे जंगल होंगे। तो इस तरह से सदाबहार जंगलों में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, है ना? बहुत सारे सर्प पाए जाते हैं, इस वजह से सर्पों की विविधताएं यहां पाई जाती हैं। अब सोचो, इतने सारे जीव जंतु जहां पाए जाते हो, ऐसी जगह पर्यावरण के लिए कैसी होगी? एकदम हॉट। हॉट क्यों? क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो दुनिया को बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी शामिल किया जाता है। किसको? वेस्टर्न घाट को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? क्लियर हो गया? अब देखो तीसरी बात क्या है। चूंकि वेस्टर्न घाट में, अब देखो एक बार में सारी, जैसे हमने हिमालय को 3 भागों में बांटकर पढ़ा, ऐसे ही वेस्टर्न घाट को सहूलियत के आधार पर, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया? तो मेरे प्यारे साथियों, उन 3 भागों के नाम बने उत्तरी सह्याद्री। जिस तरह से मैंने कहा ना, वेस्टर्न घाट को भागों में बांटा जा रहा है, पर्वत का नाम सह्याद्री ही है। ऊपर की तरफ उत्तरी सह्याद्री, मध्य की तरफ मध्य सह्याद्री और दक्षिण की तरफ दक्षिण सह्याद्री नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा तो जो उत्तर की तरफ उत्तरी सह्याद्री है, उसकी विशेषता क्या बताई गई है? तापी घाटी से लेकर, ये 160 नहीं है असल में, ये 16 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ से मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, धरती अगर एक गोला है, अगर गोला क्या है भाई, तो इसमें क्या बताना क्या है? धरती एक गोला है, इसमें ये 0 डिग्री रहा। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ आप चलते हैं नॉर्थ, इधर चलते हैं साउथ। इधर नंबर कैसे चलते हैं? 1 2 3 ऐसे चलते हैं ना अपन लोग, डिग्रीज पढ़ते हैं ना अपन। ये कौन सी डिग्री है? लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड आप जानते हैं तो ये लैटिट्यूड्स हैं, है ना? और खड़ी हुई रेखा कौन सी है? लॉन्गिट्यूड। ये भी हमने बताई हुई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इनमें नॉर्थ की तरफ वाली जो लैटिट्यूड हैं, जो कि 16 डिग्री पर स्थित है, तो तापी से लेकर 16 डिग्री तक जो हिस्सा है, उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री का अर्थ समझ में आया? जो उत्तर की तरफ स्थित है।
अच्छा, ये कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर आप राज्य को देखें ऊपर की तरफ जहां पर तापी खत्म हो रही है, वहां से गुजरात वाला दमन दीव वाला एरिया खत्म, उसके बाद महाराष्ट्र, मैप देख सकते हैं आप इंडिया का। महाराष्ट्र के दक्षिण में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में केरला। यही तो है पश्चिमी घाट के 4 राज्य। अब आपने ऊपर की तरफ महाराष्ट्र देख लिया, तो महाराष्ट्र उत्तरी सह्याद्री वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है, मैंने इतने अच्छे से समझा दिया कि उत्तरी सह्याद्री पर बारिश वेस्टर्न घाट के कारण आती है। तो देखो, पहाड़ों पर पानी गिरेगा तो नदी बनकर बहेगा। तो जो हिस्सा इस तरफ आकर गिरा, कहां पर आकर गिरा भैया? जो वेस्टर्न घाट में उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र वाली साइड में आकर गिरा, इस वाली साइड पर पानी आकर गिरा, वो एक पानी तो यहां पर सीधा जाकर के समुद्र में बैठ गया, लेकिन ऊपर पहाड़ पे बारिश हुई है तो वह बहने के लिए नीचे भी तो जाएगी। तो जब वो नीचे बहने लगता है पूरब की तरफ, तो उसे एक नदी का नाम दिया गया। कौन सी नदी बनी? तो नदी का नाम बना गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है मेरे प्यारे साथियों, वो यहीं से होकर के उद्गम होता है। क्लियर हो गया? लॉजिक के साथ देखिए, पानी आया तो बहेगा तो नदी बनेगी, नदी बनेगी तो उत्तरी सह्याद्री। आप में से कई लोग कहेंगे सर नदियां तो हिमालय से निकलती हैं। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, नदियां हिमालय से निकलती हैं वो बर्फ का पानी लेकर, लेकिन गोदावरी से जो निकलती हैं वो बर्फ के पानी से नहीं, जो वेस्टर्न घाट से जो निकलती हैं वो बर्फ के पानी से नहीं, मानसून के पानी से निकलती हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर क्या हुआ? वो बर्फ के, ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई हैं हिमालयन नदियां, और ये बारिश के कारण बनी हुई हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए, बारिश क्या पूरे टाइम आती है क्या भारत में, या कभी कभार आती है? बारिश भारत में पूरे टाइम आती है कि कभी कभार आती है? बारिश तो भारत में मानसून के सीजन में आती है, और जब भारत में बारिश मानसून के सीजन में आती है तो फिर एक सवाल बना। क्या बना? कि सब बारिश मानसून के सीजन में आती है तो इसका मतलब यह हुआ कि मानसून का सीजन तो समय के हिसाब से रहता है। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि केरल में मानसून 10 जून तक टच कर जाएगा। अगर सर मानसून आता है तो मानसून तो कुछ ही समय रहेगा, पूरे टाइम थोड़ी बारिश आती है। बोले हां, तो इसका मतलब वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां सदा नीरा, पेरिनियल नहीं होती। अरे कितनी जबरदस्त बात है, सुन लीजिए। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब समय हमेशा पानी रहने वाली होती है, पेरिनियल नहीं होती। कभी कभार इनमें पानी आता है, लेकिन चूंकि मानसून काफी दिन तक रहता है, 3-4 महीने तक का मौसम रहता है, तो इस वजह से 3-4 महीने बढ़िया भर के चलती हैं। आसपास के जितने भी डैम हैं उनको गोदावरी नदी भर देती है, दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारी जाती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब चीजों को ज्योग्राफी में रिलेट करोगे तो कितनी सारी बातें समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। अब बच्चों ये चीज तो आपको खुद को याद रखनी है, इसको तो मैं क्या याद कराऊं। कलसूबाई हो, सुगना बाई हो, जो भी बाई हो, आपको अपनी तरफ से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, राजू प्रतापति सर, मैं गुरुजी क्लास एक फिक्स टाइम पर लीजिए। भाई मेरी लाइफ में बहुत कुछ अनफिक्स चल रहा है, एक ही चीज फिक्स है कि मैं क्लास रेगुलर लेता हूं। फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, इसके पीछे के कारण आपको पता है, लेकिन एक चीज जो फिक्स है कि मेरी क्लास जरूर होगी। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए ताकि आप उस समय पर क्लास देख सकें। आपको 9 बजे क्लास देखनी है, आप अपने हिसाब से टाइम देख लें, मैं क्लास जरूर लूंगा, चाहे मॉर्निंग में ले जाऊं, चाहे इवनिंग में ले जाऊं, चाहे दोपहरी में ले लूं। आपको तो अपना टाइम पता हो कि मैं 9 बजे क्लास देखता हूं, सर की क्लास डली या नहीं डली। आपका काम इतने पर सीमित हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि अपने जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी सहूलियत से क्लास लेते हैं। जिन्हें लाइव देखना है वो अपने हिसाब से देख लें, अदरवाइज क्लास जरूर डलेगी, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं। ठीक है ना? क्योंकि इन दिनों आपने मेरी सारी स्थितियां आपके सामने, आपसे क्या छुपाना, है ना? अच्छा, इसके बाद में कलसूबाई समझ में आ गया, जिससे गोदावरी नदी का उद्गम होता है। देखो कितनी शानदार चीज बन गई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, कलसूबाई से निकली गोदावरी। यहां की अन्य प्रमुख चोटियां हैं महाबलेश्वर, लोग घूमने जाते हैं। महाबलेश्वर चोटी से क्या निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। तो 3 बड़ी नदियां निकलती हैं साउथ में, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गोदावरी और कृष्णा जो हैं वो दोनों की दोनों कहां से निकल रही हैं? उत्तरी सह्याद्री से, यानी महाराष्ट्र से निकल रही हैं। सालेहर यहां की दूसरी सर्वोच्च चोटी है जिसे आप याद रख सकते हैं।
ठीक है, तो आपको कितना याद रखना है? कलसुबाई। अब पेपर में कैसे पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है वनडे एग्जामिनेशन में कि बताइए गोदावरी नदी कौन सी जगह से निकलती है, नंबर 1। दूसरा क्या पूछा जाता है? नदियों के उद्गम स्थलों को मैच करिए। गोदावरी के सामने लिख दिया कलसुबाई, कृष्णा के सामने लिख दिया महाबलेश्वर, उल्टा कर दिया, ए से ए मिलाइए, बी से बी मिलाइए, इस तरह से चोटियां पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं साहब। उत्तरी सह्याद्री के बाद चलते हैं मिडिल सह्याद्री पर, मध्य सह्याद्री पर। मध्य सह्याद्री का मतलब क्या हुआ? मिडिल यानी उत्तर के बाद वाली मिडिल। ये कहां से कहां तक है? 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तापी से लेकर 16 डिग्री उत्तरी सह्याद्री, 16 डिग्री के बाद से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक मध्य सह्याद्री कहां से जा रही है? तो मैंने आपको क्या राज्य बताए थे कि भारत को अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर मिलता है महाराष्ट्र, उसके बाद मिलता है गोवा, फिर मिलता है कर्नाटका और फिर मिलता है केरला। इंडिया का मैप उठाकर देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में यह कहां से जा रही है प्यारे बच्चों? गोवा से और कर्नाटक से होकर गुजर रही है। तो गोवा और कर्नाटक में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? कुद्रेमुख की पहाड़ियां सबसे ऊंची चोटियां हैं। कुद्रेमुख चोटी लौह अयस्क के लिए जाने, कुद्रेमुख की पहाड़ियां लोहा, कर्नाटक का सबसे प्रमुख जो माइन और मिनरल है वो लोहे पे टिका हुआ है। लोहे के सबसे बड़े भंडार कुद्रेमुख चोटी पर पाए जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज आ गई आपके सामने। ठीक है, यहां बाबा बुदान की पहाड़ियां पाई जाती हैं जो कॉफी के उत्पादन के लिए विख्यात हैं। हाँ भाई, अब याद करिए, मैंने आपको कॉफी और चाय के उत्पादन की कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? तापमान ऊपर तो बहुत हो लेकिन नीचे पानी जड़ों में हो। जड़ों में पानी होने के लिए क्या चाहिए? बारिश। बारिश क्यों आ रही है? क्योंकि वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट पे बारिश क्यों आती है? साउथ वेस्ट मानसून के कारण। तापमान ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, इक्वेटर की तरफ जा रही है। ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तापमान सूरज का ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? अरे कम से कम थम्स अप तो मार दो महाराज, है? अगर चीजें समझ में आ रही हो तो कम से कम थम्स अप तो कर दो। क्लियर हो रहा है? ठीक है, डन हो गया। मध्य सह्याद्री समझ में आ गई, कॉफी का उत्पादन समझ में आ गया। उम्मीद है किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। अब आते हैं दक्षिणी सह्याद्री के ऊपर। दक्षिणी सह्याद्री की क्या कहानी है साहब? सदर्न सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। अब देखो कहां तक पढ़ लिया? नीलगिरी तक। नीलगिरी पहाड़ी कहां है? ये देखो नीलगिरी पहाड़ी। ये कहां तक थी? तो देखो यहां से लेकर के महाराष्ट्र से नीचे बाबा बुदान की पहाड़ी और नीलगिरी की चोटी तक, ये पूरा की पूरा हिस्सा कर्नाटक और गोवा के अंदर है। गोवा के अंदर भी बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। गोवा के अंदर जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसमें टूरिज्म भी है तो माइंस भी हैं। यहां पर लोहे के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। मैंने आपको घाट सारे बता दिए थे। अच्छा, अब तीसरी पहाड़ी का नाम है दक्षिणी सह्याद्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए चर्चा करते हैं। देखो, दक्षिणी पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ियों से निकल करके कन्याकुमारी के बीच में पाई गई है। कहां से कहां तक? नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर के कन्याकुमारी। तो देखिए, तापी से लेकर 16 डिग्री तक उत्तरी सह्याद्री,
16 डिग्री से लेकर के और आपके नीलगिरी पहाड़ी तक मध्य सह्याद्री, और दक्षिणी भाग की तरफ जो पूरा पूरा हिस्सा आपने यूं पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, इधर की तरफ उत्तरी, बीच में मध्य और यहां पर दक्षिणी। तो ये नीलगिरी रही और यहां पर 16 डिग्री रहा, यहां तापी रहा, यहां कन्याकुमारी। तो इस बीच में जो स्थित है उसका नाम क्या हो गया, उसके बीच में मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी सह्याद्री हो गया। दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियों तथा कन्याकुमारी के बीच में है। इसमें 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्ना को क्या पसंद है? मलाई। अब आपको मालूम होगा दक्षिण की फिल्में जो हैं उनमें एक शब्द कॉमन यूज किया जाता है भाई के लिए, क्या? अन्ना। तो अन्ना हजारे जो आप सुनते हैं महाराष्ट्र के रहने वाले, वो असल में अन्ना, अन्ना शब्द बड़े भाई से निकल करके आया है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सी चीजें पा गई? अन्नामलाई की पहाड़ियां। आपसे इनको भी विकसित करा के पूछा जाता है। तो नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में कौन है? अन्नामलाई की पहाड़ी, जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मध्य सह्याद्री की कुद्रेमुख हो गई, ठीक है, ऐसे ही आपने गोदावरी का ओरिजिन पढ़ लिया, महाबलेश्वर चोटी पढ़ ली आपने, ठीक इसी प्रकार से अब यहां कौन सी चोटी पढ़ ली? अन्नामलाई की चोटी पढ़ ली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में अन्नामलाई की पहाड़ियां, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नामक है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत कहां से कहां तक है? सतपुड़ा से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी इसके आगे कुद्रेमुख वगैरह भी कहीं उपस्थित नहीं है। इसके बाद में इलायची, इलायची बोले तो कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ियां, क्योंकि यहां पर मसाले पैदा किए जाते हैं और उनमें भी मुख्यतः से कौन से मसाले? इलायची। तो देखिए अन्नामलाई के जस्ट नीचे पालानी और पालानी के नीचे कार्डेमम की पहाड़ियां, ये देखिए आपके सामने रहा। तो यहां पर कार्डेमम की पहाड़ियां, इनकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? इलायची पहाड़ी, जो कार्डेमम पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्तमलाई है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगस्तमलाई एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मैंने आपको क्या बताया? खुद पूरा की पूरा वेस्टर्न घाट अपने आप में एक हॉटस्पॉट है और उस हॉटस्पॉट के ऊपर ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बोलिए, एक बार थम्स अप करिए, बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हां जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगस्तमलाई चोटी समझ में आ गई, सबसे ऊंची चोटी अगस्तमलाई, इलायची पहाड़ी पर अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, कार्डेमम पर अगस्तमलाई। मलाई अन्ना के पास भी थी, मलाई अगस्त के पास भी थी। अगस्तमलाई चोटी आपने यहां पर पढ़ ली, ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कई बार इन पहाड़ियों को ऑप्शन में देकर उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित करा लिया जाता है। इसके बाद आती है पालानी की पहाड़ी। पहाड़ी तमिलनाडु का हिल स्टेशन जिसका नाम है कोडाई कैनाल, वो पालानी हिल पर स्थित है। अब देखो कहानी क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये तो रहा वेस्टर्न घाट और इधर से आ रहा है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में टच करती हुई, मतलब असल में क्या है कि जो पालानी की पहाड़ियां हैं ना, वो कंटिन्यूटी में वेस्टर्न घाट में स्थित नहीं है, वो हल्का सा पूरब की तरफ स्थित हैं। इसलिए कुछ लोगों का यह मानना भी है कि पालानी की पहाड़ियां वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करती हैं, नंबर 1। दूसरा, वेस्टर्न घाट के बारे में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, इन चारों में वेस्टर्न घाट का विस्तार है। चूंकि पालानी पहाड़ी वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है, इसलिए तमिलनाडु वाले भी इसमें अपना हाथ साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो पालानी की पहाड़ियां किसके लिए खास हो गई?
तमिलनाडु के लिए। बच्चे अक्सर यहां जाकर गलती कर देते हैं। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई होगी। इलायची, अन्नामलाई, ये सब क्लियर हो गया होगा। पालानी की पहाड़ियां समझ में आ गई होंगी। हाँ भाई, एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिए अगर चीजें क्लियर हो गई हो, परेशानियां दूर हो गई हो, तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर, हमने चीजें जो सीखी थी वो प्रॉपर तरीके से 2 मिनट के अंदर याद हो गई। बताइए, सभी को 2 मिनट में सारी चीजें याद हुई या नहीं हुई? बताइए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दी, याद हो गया? अगर रिवीजन करना हो तो भाई साहब ये रहा पूरा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे सबसे ऊपर उत्तरी सह्याद्री, मध्य में मध्य सह्याद्री, दक्षिण में दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री तापी से लेकर के 16 डिग्री, 16 डिग्री से लेकर नीलगिरी, नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी। ठीक है, गोदावरी कृष्णा निकल गई। इसके बाद में कुद्रेमुख खास हो गई, महाबलेश्वर यहां खास हो गई। इधर की तरफ कौन कौन सी आ गई? तो अन्नामलाई, अन्नामलाई के साथ में अनाईमुड़ी पहाड़ी जो अन्नामलाई की खास है। उसके बाद में साइड में पालानी हो गई, उसके नीचे कार्डेमम हो गई, कार्डेमम के साथ में पालानी के पास में कोडई कैनाल हो गया। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बोलिए साहब, यहां तक सब समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पूर्वी घाट की यात्रा पर। मैंने आपसे कहा था उस दिन भी जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये थोड़ा समय लेते हैं। उसके बाद के चैप्टर्स, मतलब आप ये समझ लीजिए, अब जो सबसे बड़ा टाइम लेने वाला छोटा चैप्टर, मतलब सबसे बड़ा टाइम लेने वाला छोटा चैप्टर जो बचा है वो नदियां हैं। नदियों में याद करने का पोर्शन बहुत है। उसके बाद मतलब आप ये समझिए, इंडिया को आपने डेमोग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ लिया है। वो बात आपके ऊपर है कि आप मुझे फीडबैक कैसा देंगे, ये आपके ऊपर है। आप मतलब अगर आपको वाकई में बढ़िया लग रहा हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के दो पल हमारे लिए भी निकाल करके बताइएगा। मैंने आपको जो कंटेंट दिया है, मतलब एज पर माई मतलब होल प्योर इंटेंशन, मैंने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। बाकी मर्जी आपकी, आप उसे देख सकते हैं। पूर्वी घाट की तरफ चलें तो पूर्वी घाट में महानदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी तो सर आपने यहां बताई थी, ये रही नीलगिरी पहाड़ियां। मैंने कहा तो बोले पूर्वी घाट में आप महानदी से लेकर के नीलगिरी तक क्यों काउंट कर रहे हैं? ये तो दक्षिण तक जाती है ना। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने कहा भाई बीच में तो पालानी है, वो पालानी दोनों को जोड़ता है, ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन कई जगह तो ये होता है कि भाई साहब ये नीलगिरी तक ही है पूर्वी घाट, यहां पर भी एक पहाड़ है। तुलनात्मक रूप से बात करें तो ये थोड़ा अच्छा है और ये थोड़ा लाइट वेट है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अच्छा पूर्वी घाट के बारे में क्या है? ये 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यहां एक प्राचीन वलित पर्वत स्थित है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। देखो उधर की तरफ 1200 मीटर, यहां 600 मीटर, ऊंचाई कम है। ऊंचाई कम होने के कारण क्या फायदा हुआ कि जो पानी आता है वो इसे काट करके निकल जाता है। इसीलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी पूर्वी घाट को काट कर निकलती हैं। यहां पर महादेवी से लेकर गोदावरी नदी तक यह विस्तृत है पूर्वी घाट। इसके बाद यह पर्वत नदियों द्वारा अपर्दित हो जाता है। मतलब शुरुआत में महानदी से लेकर के गोदावरी तक तो आपको पहाड़ दिखाई देगा, उसके बाद में पानी की वजह से इतना सॉइल इरोजन हो गया कि यह दिखाई नहीं पड़ता। यानी गोदावरी नदी से नीचे दक्षिण भारत में जो ईस्टर्न घाट पर्वत है वो इतना डाउन हो चुका है कि वो विजिबल ही नहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा है जिसकी हाइट 1680 मीटर है। यहां अन्य प्रमुख चोटियां महेंद्रगिरी हैं, जिंदागठा है। ये फैक्चुअल जानकारी है जिन्हें आप याद कर सकते हैं, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी, क्योंकि वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों के मध्य जोड़ने का काम कर रही है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में अपनी सीमा बनाती है। नीलगिरी के पास भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। यह एक ब्लॉक माउंटेन की तरह है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है डोडा बेटा की पहाड़ियां कौन से पर्वत पर स्थित हैं, तो वो नीलगिरी पर स्थित हैं, ठीक है ना। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, पहले वाली कौन सी थी? अगस्त मलाई के अंदर अस्ताई मुड़ी, ठीक है। अच्छा, इन पहाड़ियों का पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आकर आपस में मिल रहे हैं।
यहां पर जैव विविधता के लिए भी विस्तार पाया गया है। और इसी पर ऊटी नामक स्थान जो दक्षिण भारत में लोग घूमने जाते हैं वो असल में इसी डोडा बेटा की पहाड़ी पर है। यहां पर पहाड़ियों पर चाय के लिए जो कृषि की जाती है वो यहां पर काफी विख्यात है और टोडा नामक जनजाति यहां पर निवास करती है। तो चाय की खेती के लिए भी एक खास हो गया। मैंने आपको पहले कहा था जिस प्रकार से कार्डेमम वाली साइड, कुद्रेमुख वाली साइड, कुद्रेमुख वाली पहाड़ियां कॉफी के लिए फेमस हो गई, डोडा बेटा चाय के लिए फेमस हो गई। ऊटी हिल स्टेशन अगर आप कभी जाएंगे तो वो एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, कैटरीना कैफ और उसकी रणवीर कपूर की है, बहुत पुरानी, जिसमें गाना है तेरा होने लगा हूं, नाम भूल गया यार उसका, मैं भूल गया मैं, है ना। वो जो है ना वो मतलब उसी जगह शूटिंग उसकी अच्छी है। मैं मतलब बताने का प्रयास ये कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की कहानी समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में। अब आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में अंतर क्या है, तो ये तो आप खुद पढ़ करके अपने आप से लिख लीजिएगा, ठीक है। ईस्टर्न घाट फोल्ड माउंटेन है, वेस्टर्न घाट भ्रंश माउंटेन है। मैंने सारी जानकारी आपको पढ़ा दी है, आप अपने द्वारा ये कंपैरिजन चार्ट जो है ये खुद से बना करके लिखिएगा तो आपको बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कर लेंगे आप ये सारी कहानी, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गई। प्रायद्वीप या पठारी क्षेत्रों की विशेषताएं क्या होंगी ये भी अब आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, अजब प्रेम की गजब कहानी, अब याद आ गई, वो गाने से याद आया होगा आपको, तेरा होने लगा हूं है ना, ठीक है। क्लियर हो गया, चलें आगे। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट टाइटल क्या है, आइलैंड रीजन कौन कौन से हैं। आइलैंड बोले तो द्वीप समूह प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए, आपने पहाड़ियां पढ़ ली, आपने नदियां पढ़ ली, पठार पढ़, नदियां पढ़ाएंगे सॉरी, पठार पढ़ लिए, मतलब प्लेटूज पढ़ लिए, अब और छोटी छोटी माउंटेन्स जो हैं वो सब पढ़ ली। अब द्वीप समूह प्रदेश, मेरे प्यारे साथियों, आप ये मानकर चलो कि अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आपने 70 नंबर के पेपर में से 30 नंबर की तैयारी ऑलमोस्ट डन कर लिए, पेपर में आता ही आता है वहां से, मतलब इतना बड़ा टाइटल आपने कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आइलैंड रीजन के बारे में। आइलैंड रीजन कहां पर है, तो देखिए, भारत का मुख्य भूभाग तो आपने समझ लिया, ये तो हमारे पास में लुक देने के लिए साथ में जुड़ा हुआ एक आइलैंड है। लेकिन इसके अलावा भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ही भागों में एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो एक तरफ लक्षद्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिलहाल की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हमने आपको शुरुआती एक सेशन में बताया था कि जो अपना भूभाग है उससे किस प्रकार से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ड्रॉ होता है। हमने आपको बताया था उससे किस प्रकार से भारत के लिए सीमा क्षेत्र निर्धारित होता है। इन दोनों की वजह से इधर की तरफ इसने तो बंगाल की खाड़ी में भारत का बिल्कुल स्टैंड बनाया हुआ है और इसने पूरी तरह से जो अरेबियन सी है इसमें भारत को एक बड़ी रीच दी हुई है। और आज के जमाने में तो आपको पता है कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आइलैंड्स का है उतना मेन लैंड्स का नहीं है। आइलैंड्स की तो सारी लड़ाई चल रही है, तभी तो साउथ चाइना सी के अंदर जो पारासल, स्पार्टले जैसे आइलैंड है उनको चीन कब्जा के बैठा हुआ है। ये आइलैंड बहुत बड़ी चीज है साहब। ऐसी स्थिति में भारत का इंडियन ओशियन में जो नेचुरल प्रकार से जो मतलब प्रभाव है वो इन दोनों आइलैंड्स की वजह से है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। हाँ, हर्ष पाटिल लिख रहे हैं सर एमपीएससी के एग्जाम में कल पूछा गया था वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन। बेटा मैं कह रहा हूं ना, पेपर अभी हमें किताब निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अभी तुरंत तो नहीं आ रही है लेकिन थोड़ा रुक के निकालने की प्लानिंग में है। जो पढ़ाता हूं ना वो पेपर में जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि यार काश एक बार फिर से परीक्षा दे लो। मतलब खुद की आंखों से जब कंटेंट पढ़ा रहा होता हूं और वो पेपर में दिख रहा होता है ना तो ऐसा फीलिंग आता है कि यार पेपर निकालना कितना आसान है। मतलब अगर पता हो किसी को कि ये पेपर में आएगा और ये पढ़ के चले जाओ, फील आ जाती है, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों का शेड्यूल बना रहा था, जो हमारा नटराज बैच शुरू हो रहा है आरएस फाउंडेशन का, उसके शेड्यूल में मेरा मन कर रहा है कि बच्चों को 8-8 घंटे की क्लास दे दूं। 8-8 घंटे की क्लास क्यों, मैंने तो इतने सारे टीचर लॉन्च कर दिए, अब उन सबको सेटल कहां करूं।
बड़ी मुसीबत हो रही है इस समय पे। तो हो ये रहा है मैं दिमाग में दिमाग खराब कैसे हो रहा है कि यार बच्चा एक कंप्लेंट नीचे ये भी लिख के भेज रहा है, गुरुजी डेटा खत्म हो जाता है। मैंने कहा यार अब मैं क्या तो करूं, एक 8 घंटे की क्लास देने का मतलब है कि डेटा तो खत्म होगा। तो या तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो कहीं जहां पे अनलिमिटेड डेटा आपको लाइब्रेरी वाला देता है, या घर में कोई वाईफाई लगवा लो भाई, जिससे कम से कम आपका अनलिमिटेड डेटा आता रहे। यही 2 तरीके संभव हैं, क्योंकि मैंने सस्ता कोर्स तो दे दिया, सस्ता इंटरनेट मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है ना। अब चीजें तो हैं पेपर के अंदर, क्योंकि अभी जब मैं डिजाइन कर रहा था कोर्स अपने उनके लिए जो हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे, तो मैं कोर्स डिजाइन करते हुए बोल रहा था, मैं कहा सर देखो पेपर में ये चीज एज इट इज आती है और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही रह जाए। 3 महीने में प्रीलिम्स है ये सोचकर आप क्लास लीजिए। तो बोले सर कई क्लासेस लगाए, मैं कितनी भी लगाओ। और मैंने कहा ये सोचकर लगाओ कि 6 महीने के अंदर मेंस है, ऐसी स्थिति में हिंदी इंग्लिश डे 1 से चलाओ। बोले हाँ तो भाई ये करना पड़ेगा। तो उसमें अब आप लोग जो वहां पे जा रहे हैं, जो हमारे दूसरे बैच नटराज में एंट्री ले रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई तभी जाना जब अपना घर से प्यार मोहब्बत छूट गया हो, सबसे प्यार मोहब्बत छूट गई हो, तभी क्लास लेना, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला है, इतना समय आप नहीं निकाल पाएंगे। तो जो अपने जीवन में सही से जीवन जी रहे हैं ना, वो ना ही जाना उधर। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बहुत टिपिकल टास्क होने जा रहा है। मतलब मैंने खुद ने नहीं सोचा था इतना भारी काम बन जाएगा। कहा मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूं वीक में 5 दिन, वहां 8 क्लासेस चलने तक का शेड्यूल बन गया है। ठीक है, बच्चों की फिर वो सिफारिशें आएंगी, फिर देखा जाएगा किसी को कम चाहिए कि ज्यादा, लेकिन स्थितियां विकट हो रही हैं। तो आपका अगर बहुत तेज आ रहा हो ना अंदर से कि भाई मेरे को तो पढ़ना ही है, तो ही नटराज बैच में जाना। कई बच्चे पूछ रहे होते हैं सर हम सारथी में हैं, नटराज में जाएं कि नहीं जाएं, सर हम जनरल अवेयरनेस बैच में हैं, हम नटराज में जाएं कि नहीं जाएं। तो मैं यही कहूंगा जिनको बहुत तेज आ रहा हो ना, गुरुजी बस पढ़ाई का इतना मन कर रहा है कि निकली जा रही है, तो जाना। अदरवाइज बढ़िया है, यहीं रहो, मस्त रहो, जिंदगी जियो, खामखा चक्कर में पड़ रहे हो। ठीक है, चलो। तो अंडमान निकोबार के बारे में देखो, अब ये थोड़ी फैक्चुअल डेटा जानकारी है, मैं आपसे मतलब ये निवेदन करूंगा कि ये छोटी छोटी जो जानकारी है ना, अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार के बाद में लक्षद्वीप, इनकी जो फैक्चुअल डेटा जानकारी है वो करंट में ना जाने कितनी बार टीचरों ने पढ़ा दी है, मैंने पढ़ा दी है। ये 10 ही पॉइंट पढ़ाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में इतने आइलैंड स्थित हैं, है ना, इन सब चीजों के बारे में, ये फलाने क्षेत्र। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन आप लोग इन्हें इस तरह से याद कर लेना कि आपसे कह दिया जाए 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अंडमान निकोबार की विशेषता लिखो, तो अब धड़ 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 बड़ी बड़ी बातें लिख दें। जैसे देखो क्या है, अगर आपने यहां पे एक पॉइंट देखा होगा, अराकान योमा श्रेणी। मैंने जब आपको एशिया की पहाड़ियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक बात बताया था, निरंजन लिख रहे हैं सर इस बैच के से पूरे अच्छे से पढ़ने के बाद यूपीएससी क्रैक करने के लिए 1 साल काफी है क्या सारथी बैच के बाद? निरंजन 4 सब्जेक्ट के लिए तो पर्याप्त है ये बैच, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फाउंडेशन बैच बहुत बवाल है ये, ठीक है ना। इसके बाद में 4 सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई बताए तो टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज देके थोड़ा करंट अपडेट कर लेना, बाकी फाउंडेशन तो मजबूत है इसके थ्रू। बाकी बेटा यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट और भी आते हैं, फिर वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर आइए। हाँ जी, तो हमने आपसे क्या कहा था, एशिया की जब मैं पहाड़ियां बता रहा था आपको, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अपना जो हिमालय है वो घूम करके यूं पूर्वांचल की पहाड़ियां बनाता है, और म्यांमार में से घूम करके वो अराकान योमा और पेगु योमा की पहाड़ियां बनाता है। तो वो जो अराकान योमा पेगु योमा पहाड़ियां हैं, माना जाता है कि जो अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाने वाली जो आइलैंड्स हैं, असल में वो पानी के नीचे से निकल करके अराकान योमा श्रेणी है जो वहां तक आ गई है। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास है। विषुवत रेखा का मतलब क्या हुआ, इक्वेटर जा रही है नीचे से, अपना जो आखिरी पॉइंट है वो 6 डिग्री के आसपास है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटर के नजदीक है। इक्वेटर की विशेषता क्या होती है, इक्वेटर की विशेषता होती है यहाँ बारिश बहुत आती है, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाने के कारण यहां पर आपको फॉरेस्ट के अंदर बारिश की बहुत ज्यादा संभावनाएं पाई जाती हैं। तो यहां पर इक्वेटोरियल क्षेत्र पाया, सदाबहार वन पाया गया, यहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है भाई यहां पे, इसलिए ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी, क्यों, क्योंकि यहां पर पानी बहुत गिर रहा है। जो वेस्टर्न घाट पर कंडीशन लागू हुई थी वो कंडीशन यहां पर भी लागू हो रही है। वेस्टर्न घाट पर क्या कंडीशन लागू हुई थी कि वेस्टर्न घाट पर जो पहाड़ियां थी वो बारिश पूरे साल झेलती हैं, मतलब मानसून में झेलती हैं, बढ़िया पानी झेलती हैं। ये तो इक्वेटर पर ही है, यहां तो मानसून की भी जरूरत नहीं है, रेगुलर नॉर्मल टाइम में भी बारिश हो जाती है, और जब बारिश नहीं होती तो तूफान आ जाते हैं,
ठीक है। साथ में यहां पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी? जाखा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी, सेंटिनलीज। और ये जो सेंटिनलीज जनजाति है ना, इसके तो लोग भी बड़ी कम संख्या में बचे हैं। अब इन्हीं के द्वारा एक विदेशी आदमी का मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि इन्हें लगा शिकार आ गया है, तो शिकार बनाकर तीर भाले से, आज भी ये लोग तीर चला करके अपनी सुरक्षा करते हैं। इन्होंने दुनिया नहीं देखी है। ये वो वाली जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार पर पाई जाती हैं। ठीक है। यहां पर पूछा क्या जाता है, तो एक तो इनकी व्यवस्था, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। इधर देखिए आप, अंडमान और निकोबार दो अलग अलग लैंड समूह हैं। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाले रास्ते का नाम 10 डिग्री चैनल है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, 10 डिग्री चैनल कहां पाया जाता है? तो अंडमान और निकोबार को पानी, चैनल का मतलब हुआ पास, स्ट्रेट, रास्ता, जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता हो, उसे 10 डिग्री कहा गया है। अब 10 डिग्री के सामने वो ऑप्शन में अगर अंडमान निकोबार दे देता है तो बच्चे बढ़िया से कराते हैं। फंस कहां जाते हैं? वो यहां पर एक फंसा कैसे देता है? वो 4 ऑप्शन दे दिया कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ अंडमान, यहां पर फंसा देता है वो, नॉर्थ अंडमान एंड कार निकोबार। अब बच्चों को लगता है कि हां सही तो कह रहा है, अंडमान का ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ अंडमान हो गया। वो भूल जाते हैं कि अंडमान के अंदर भी 3 हिस्से हैं। ऊपर की तरफ वाला नॉर्थ अंडमान कहलाता है, बीच वाला मिडिल अंडमान कहलाता है, और नीचे वाला जो कि दक्षिणी अंडमान कहलाना चाहिए, उसका नाम लोअर अंडमान है। और जो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की, वो इसी लोअर अंडमान के ऊपर स्थित है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में, और तो और फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं तो फिर आपको एक और अंडमान मिलता है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अंडमान निकोबार तो पढ़ा था सर 10 डिग्री चैनल, लेकिन राइट में 4 ऑप्शन दे दिए तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए आपको एग्जैक्टली चीजें याद रहे तो बेहतर रहेगा। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद में जाकर के 10 डिग्री चैनल आता है। फिर यहां से नीचे कार निकोबार से नीचे फिर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से आप निकोबार आइलैंड को याद कर सकते हैं, कार निकोबार, फिर यहां पर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट। तो देखिए लिटिल अंडमान ऊपर की तरफ है, कई बार फिर कंफ्यूजन हो जाता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड लिटिल निकोबार, नहीं, इट इज सिचुएटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो आप इसको याद कर लीजिए अगर याद कर सकते हैं, नहीं तो पेपर में जाओ तब एक बार दोबारा देख के जाना। हमारे केस में तो यही होता था, हम जब पेपर में जाते थे तो पहले देख कर जाया करते थे। ठीक है। रचना लिख रही है, सर कुछ भी करो राजस्थान जीके का कोर्स लाओ, इतनी टेढ़ी है गुरुजी, इसे आप ही आसान बना सकते हो। रचना बेटा चिंता ही मत करो, राजस्थान जीके के अंदर मैंने टीचर ही कम से कम 4-5 उतार दिए हैं, एकदम भूत भाग जाएगा, और सब शानदार टीचर डाले हैं मैंने। ठीक है, चिंता ही मत करो, तुम राजस्थान जीके का डर मिटाने की जिम्मेदारी हमने ली है, लोड ही मत लो। ठीक है साहब। अब आते हैं अपन लक्षद्वीप के ऊपर। अब ये जो बन रहा है ना, ये केवल समझाने के लिए है, इसमें से कुछ भी एज सच याद करने का नहीं है। कोरल पॉलिप के नाम से यहां पर जनजातियां सहजीवी संबंध के रूप में पाई जाती है। अब होता क्या है, देखो लक्षद्वीप के अंदर यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर कोरल्स पाए जाते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स के अंदर क्या होता है, एल्गी के साथ में कोरल पॉलिप सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। इसमें क्या होता है, एक पॉलिप नाम का जीव है जो अपनी कैल्शियम की बॉडी रखता है और ब्लू ग्रीन एल्गी को अपने साथ में बिठा के रखता है कि भैया एल्गी तुम पानी के प्रवाह में बह जाओगी, इसलिए तुम हम पर टिक कर रहो। तो ये कोरल आइलैंड्स हैं भारत के। कौन से? लक्षद्वीप वाले। बाकी कोरल्स क्या होते हैं, ये एनवायरमेंट वाला पार्ट है, एनवायरमेंट में हमने कई बार डील भी किया है। बाकी सिम्बायोटिक प्रकार से कोरल्स पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल पाई जाती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, और उसका नाम हमने आप लोगों को जब ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ाया था तब भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से हमने पढ़ाई थी। ठीक है ना। तो वो जो बैरियर है ना, असल में वो रीफ का एक प्रकार है। रीफ कई प्रकार की होती है, उनमें से बैरियर रीफ भी है, अटॉल रीफ भी है, सर्पिलाकार रीफ भी है, तो उनमें से एक प्रकार की रीफ है। तो यहां पर कोरल रीफ पाई जाती है। ठीक है। आइलैंड जो है ये पूरी तरह से कोरल्स से बने हुए आइलैंड्स हैं। इनमें से अमीनी द्वीप, कन्नाकोर और मिनिकॉय ये प्रमुख आइलैंड्स हैं। कोरल्स कुछ इस प्रकार से अपना दृश्य दिखाती हैं।
आप लोग अगर कभी यहां जाएंगे पाने को, तो अंडमान में भी कोरल्स पाए जाते हैं, कोरल्स अंडमान में भी पाए जाते हैं, और आपको इसी कारण से वो सी डाइविंग करा के कोरल दिखाने लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी जीवन में द्वीपों का क्या महत्व है ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में कल के सेशन से शुरू हो जाएंगी रिवर सिस्टम, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, कैसे बनता है, महाजल विभाजक क्या है, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, सबको रटेंगे बढ़िया से। जितनी रट लोगे आपके काम आ जाएंगी, बाकी नहीं रटोगे तो फिर हमारे काम की रह जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी पढ़ते रहो, बढ़िया से लगे रहो। मैं फिर से केवल यही कहना चाहूंगा आप सबसे कि भैया जिन विद्यार्थियों की क्लासेस, जिन्हें ये लगता है कि सर आपकी क्लासेस का टाइम क्या है, तो बेटा टाइम का इस समय बड़ा लफड़ा चल रहा है, 7 दिन और दो मुझे आप। क्लासेस तो रोजाना हो रही हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि वो एक टाइम पर नहीं हो रही हैं, या तो वो मॉर्निंग में हो रही हैं या वो इवनिंग में हो रही हैं, है ना। अभी क्लासेस मेरी अवेलेबिलिटी पर चल रही हैं कि मैं किस समय अवेलेबल हूं, लेकिन हाँ ये श्योर है अगर आप 9 बजे क्लास में आ रहे हैं तो अगर मैंने मॉर्निंग में भी ली होगी तो क्लास आपको 9 बजे जरूर दिख जाएगी, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लास तो रेगुलर आ रही है, टाइमिंग रेगुलर नहीं है कुछ दिनों से। मैं इसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप सबके कहने से मैंने एक बहुत बड़ा काम का बीड़ा उठाया हुआ है, उसके हिसाब से मुझे समय मैनेज करना पड़ रहा है। टीचर्स को खुद के स्टूडियो में बुला बुला करके टीचिंग करानी पड़ रही है, एक पैरेलल स्टूडियो बन रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं। होप आप इस बात को समझ पाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को एक परेशानी आ रही थी कि सर हम लोग जो फाउंडेशन बैच वाले हैं क्या ये भी नटराज बैच ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, योगा, बिहेवियर, ये सब पढ़ाया जाएगा, जो कि आरएएस के लिए जरूरी चीज है। अच्छा, दूसरी चीज सर कैसे लें, तो आपने जहां कोर्स ले रखा है ना वहां पर आपको तो अपना माई कोर्स दिखाई देता है परचेज वाले ऑप्शन में। उस परचेज वाले ऑप्शन में जब माई कोर्स है उसके राइट हैंड पे ही ऑल कोर्स का एक लोगन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको नटराज ऑप्शन वहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहां पर सारा जी के मैंने पढ़ाया है, वहां पर पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स की टीम रखी हुई है, और उनके डेमो अपन ने सबके लिए ओपन ऑफ डाल दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं। क्लासेस रेगुलर होंगी, मेरी क्लासेस भी रेगुलर होंगी, वहां पर भी यहां पर भी, लेकिन पॉइंट यह है कि मेरा टाइमिंग आपके सामने है कि सर अपनी उपलब्धता के आधार पर क्लास रेगुलर। आप मेरी जो तारीफ कर सकते हैं वो ये है कि सर की क्लास रोजाना आती है। ठीक है ना, समय की जो है ना, आप जो लोग, कुछ लोग जो मतलब 1500 लोग जो लाइव पढ़ते हैं उनको बड़ी असुविधा जरूर होती है, लेकिन जो बाकी बचे हुए हजारों बालक हैं वो सब रिकॉर्डेड क्लास ही पढ़ रहे होते हैं हमारी, हम तो क्लास रोजाना डाल रहे होते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।